कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, आज करेंट अफेयर्स जो वार्षिक करेंट अफेयर्स चल रहे थे इंटरनेशनल एंड नेशनल सेक्शन में, झारखंड के तो अलग से चल रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन में जो करेंट अफेयर्स चल रहे थे उसके अंतर्गत आज अर्थव्यवस्था में आपको क्या क्या पढ़ना है उस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। पुस्तक आपको वही रखनी है जो कहा गया है आपको, प्रतियोगिता दर्पण का जो आपका पूरे वर्ष का जो वॉल्यूम 1 आया है, ठीक है, 330-40 रुपये के आसपास मूल्य है, उसी पुस्तक को रखना है। और यहाँ पर सिर्फ मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्शन को आपको पढ़ना है, उसको आप फिनिश कर लीजिए, उतना काफ़ी होगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दर्पण वाले में जब बताऊंगा तो यहाँ पर आर्थिक समीक्षा और बजट के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके क्लासेस मैं पहले ही ले चुका हूँ और आर्थिक समीक्षा और बजट के लिंक को आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप आर्थिक समीक्षा और बजट को फिनिश कर लेंगे, वह भी ज़रूरी है। कल कुछ मेंबर्स के द्वारा आग्रह किया गया था कि इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था और धारणीय विकास के क्लासेस लिए जाएं, तो मैंने डिसीजन लिया है कि इतिहास के तो क्लासेस चल ही रहे हैं, मध्यकालीन भारत में अभी वर्तमान में विजयनगर, महमनी, प्रांतीय राज्य वगैरह होंगे, उसके साथ साथ मैंने 2 टॉपिक को उधर से लेने का टारगेट किया है। एक पॉलिटिक्स से, पंचायती राज और नगर निकाय, जिसमें 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आने वाले हैं, और दूसरा इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें 4 प्रश्न आने वाले हैं। उधर से 6 क्वेश्चन मैं आने वाले 1-2 दिनों में फिनिश करा दूंगा। पॉलिटिक को आज ही कोशिश किया जाएगा फिनिश कराने का। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में जनवरी 2020 से 31 मार्च 2021 तक आपको क्या पढ़ना है और इसके बाद की रणनीति क्या होगी करेंट अफेयर्स की, उस पर भी हल्की सी चर्चा वर्तमान में मैं कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि मई, जून और जुलाई, ओके, मई, जून और जुलाई के मंथली प्रतियोगिता दर्पण को ले लेना है। उससे भी मैं 1 या 2 क्लास में कहाँ कहाँ क्या पढ़ना है, उन तीनों जो मंथली मैगजीन है वहाँ से कहाँ कहाँ पढ़ना है जेपीएससी के लिए, वह मैं बता दूंगा। इस तरह से आपका जो ईयरली करेंट अफेयर्स है पिछले 15 माह का, वो पूरी तरह से 2-3 माह और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम अगर अगस्त में होता है या फिर सितंबर में, जब भी हो, ठीक है, तो आपको एक तरह से मान के चलिए जून तक, 30 जून तक तैयारी अगर आप करेंट अफेयर्स कर रखते हैं तो निश्चित रूप से आप सेफ जोन में होंगे। इसलिए उन 3 पुस्तकों को आपको परचेज कर लेना है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही यह खत्म होगा इसके बाद 1 क्लास और होगा प्रतियोगिता दर्पण का, जो मैंने अतिरिक्तांक लेने को कहा था, उससे सिर्फ 1 क्लास लूँगा और उसके बाद मैं मंथली 3 या 4 जो भी प्रतियोगिता दर्पण बचे हुए होंगे उसके क्लासेस लेकर के इस करेंट अफेयर्स को, नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स को मैं फिनिश कर दूंगा। अब चलिए करेंट अफेयर्स पर आते हैं। अर्थव्यवस्था में आपको क्या क्या पढ़ना है जनवरी 2020 से मार्च 2021 तक, ओके, तो सीधे आप लोग आ जाइए पेज नंबर 171 पर। यहाँ देखिए जनसंख्या से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। डेमोग्राफिक ज्योग्राफी में ले चुका हूँ क्लासेस, उसके लिंक भी दे दूंगा। अगर आपकी जनसंख्या कंप्लीट है तो इस सेक्शन को पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसके आगे जो बताऊंगा वो आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए यही दिया हुआ है, जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है, लिंगानुपात, साक्षरता दर, ठीक है, तो सीधे आप 2011 वाले को केवल यहाँ पर करना है और पहले कर चुके हैं तो यहाँ पर जरूरत नहीं है। और साक्षरता के बारे में दिया हुआ है, घनत्व के बारे में, तो कौन सा सर्वोच्च राज्य है, कौन सा न्यूनतम राज्य है, एक राज्य के लेवल पे आपको पढ़ना है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश में कि किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात हुआ, घनत्व हुआ, दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई, अधिकतम और न्यूनतम। अब भारत का एक कंप्लीट आपका पढ़ लेना है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे कि किसका अधिकतम है लिंगानुपात या घनत्व, तो एक्यूरेट आंकड़ा करने का नहीं जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ राज्य का नाम कर लीजिएगा। यहाँ पर जो एक आपका आता है अलग अलग धर्मों का, ठीक है, अलग अलग धर्मों का लिंगानुपात दिया हुआ है और जनसंख्या वृद्धि दिया हुआ है, कुल जनसंख्या दिया हुआ है। तो 2 लेवल में बांटा हुआ है, देख रहे हैं आप, 2001 और 2011। 2001 वाली आपको नहीं करनी है, 2011 वाली कर लेंगे। यहाँ करना क्या क्या है, तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख का कर लीजिएगा, ठीक है,
और टोटल कर लीजिएगा। जो नीचे डीप कलर में आप देख रहे हैं वो टोटल को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे टोटल में अगर देखा जाए तो 2011 की जो जनसंख्या भारत की है 121 करोड़ है, और कुल जनसंख्या में जो लिंगानुपात का है तो 943 है, और जनसंख्या की वृद्धि दर 17.7 है। वहीं आपका हिंदू का 16.76 है, मुस्लिम का 24.6 है, ईसाई का 15.5 है और सिख का 8.4 है। ओके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जनसंख्या वृद्धि दर प्लस भारत का कंप्लीट वो आपको कर लेना है। नीचे आपका जस्ट आइए, येलो कलर में जो आप देख रहे हैं अलग अलग भाषाओं के संदर्भ में जो दिया गया है आंकड़ा, उसको आप लोग जरूर कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी के कितने प्रतिशत लोगों ने मातृभाषा, ऐसा नहीं कि जो हिंदी चुन लिए हैं उनको अन्य भाषाएं नहीं आती हैं, इसलिए मातृभाषा वर्ड का यूज किया जाता है। मदर लैंग्वेज कि शुरू से बचपन से उन्होंने कौन सी भाषा को सुना है, समझा है, बोला है, ठीक है, उसे ही मातृभाषा कहते हैं। तो हिंदी को 43.63% लोगों ने मातृभाषा के रूप में चुना था। ये तो आपका सर्वविदित है कि हिंदी जो है टॉप में आएगा ही। मेन आता है आपका सेकंड पोजीशन में कौन है, तो बांग्ला है, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बांग्ला लिखा जाए या तमिल लिखा जाए, मराठी लिखा जाए। तो पहला 4 जो आपको कर लेना है, कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है। बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैथिली वाले को भी कर लीजिएगा, और झारखंड का जो एग्ज़ाम आप देने को जा रहे हैं तो संथाली को जरूर कर लीजिएगा। इनका बोलने वाला का संख्या जो है 73,68,192 है, और कुल जनसंख्या का भारत में जितने भी जनसंख्या है उसका 0.65% पॉपुलेशन जो है संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं मातृभाषा के रूप में। ओके, और ये जो संपूर्ण आंकड़ा आपके समक्ष दिया गया है ये किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, तो यह है महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के द्वारा। ओके, अब यहाँ पर कुछ नीचे भी देखिए कि कुछ और भी जानकारियाँ दी गई हैं, उसमें भी कुछ आपके परीक्षा के लिए उपयोगी सामग्री हैं, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। यह रिपोर्ट जो जारी हुआ था 26 जून 2018 को हुआ था, और इसमें बताया गया कि भारत में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों की कुल संख्या 19,569 है, और जो 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले लोग बोलते हैं 121 भाषाएं, उसमें 22 भाषाएं तो आपकी 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं, और 99 भाषाएं जो हैं वो गैर अनुसूचित हैं, यानी कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। 2 चीज़ और केयर कर लीजिएगा कि संस्कृत जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है उसको संस्कृत भाषा को बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो ये 24,821 है, और जितने भी 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में उसमें संस्कृत भाषा जो है सबसे कम बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा है। एक कन्फ्यूजन अक्सर उत्पन्न हो जाता है अभ्यर्थियों के बीच कि अंग्रेजी भाषा जो है अनुसूचित है या नहीं है, तो नहीं है। ओके, और इसका लेकिन जनसंख्या कितना है बोलने वाले को जो मातृभाषा के रूप में चुना है उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। उसकी संख्या है 2.6 लाख, ठीक है, और 1.06 लाख लोग जो हैं इसमें से महाराष्ट्र में ही हैं। अब तो आप देख रहे हैं कि 22 ही भाषा जो है अनुसूचित है, तो रेस्ट जो आपके 99 भाषा हुए जो कि 10,000 से ज़्यादा लोगों के द्वारा बोला जाता है, उसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा जनसंख्या जो है किसके कौन सी भाषा को बोलता है उसको भी आपको कर लेना है। इसे भीली या भिलोड़ी बोलते हैं भाषा, भील जनजाति के द्वारा, ठीक है। इनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है, 1.04 करोड़। और गैर अनुसूचित भाषाओं में दूसरा स्थान गोंडी का है जिसमें 29 लाख लोग बोलते हैं। लास्ट लाइन में दिया गया है कि किस किस संशोधन के द्वारा कब कब कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। यहाँ पर आप रिवीजन कर सकते हैं, अन्यथा पॉलिटी के जब संशोधन सेक्शन में आप जाइएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, तो वहाँ पर भी मिल जाएगा कि कौन भाषा कब जोड़ा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, देश की जनसंख्या का पहला आकलन किया गया था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में कि 2045 तक जो है देश की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, लेकिन अब सरकार के द्वारा इससे वृद्धि कर दिया गया है और माना जा रहा है कि अब 2070 तक जो है देश की जनसंख्या में स्थिरता आ जाएगी, यानी कि वृद्धि नहीं होगा। अब पेज नंबर 172 आइए, ठीक है।
यहाँ पर भी महापंजीयक कार्यालय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं जो मई 2020 में जारी किए गए हैं। यहाँ पर क्या क्या आपको पढ़ना है उसको ध्यान से देखिए। सर्वोच्च जन्म दर वाले राज्य, ओके, ये बिहार है, और छोटे राज्य को मत पढ़िएगा, जरूरत नहीं है। केंद्र शासित और राज्य, केंद्र शासित में दादर और नागर हवेली है, और सबसे कम जन्म दर वाले राज्य में केरल है, और केंद्र शासित में अंडमान निकोबार। छोटे राज्य को नहीं पढ़ना है। सर्वोच्च मृत्यु दर वाले केंद्र शासित प्रदेश जो है पुदुचेरी है, और राज्य जो है छत्तीसगढ़ है। उसके आंकड़े को याद नहीं करना है कि 8 है कि 26 है, एक एवरेजली आप वाच कर सकते हैं, लेकिन याद करने का जरूरत नहीं है। इसी प्रकार सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से झारखंड है, ओके। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब झारखंड हो चुका है। इसका डाटा याद कर लीजिएगा। 5.4 है, 2018 के लिए जारी किया गया था मई 2020 में। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखते हैं तो यह है दादर और नागर हवेली 3.8 शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर किसे कहा जाता है? तो 1 वर्ष उम्र पूरा करने से पहले जब भी बच्चा मर गया तो उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है, और इसका प्रति 1000 में आकलन किया जाता है। एक चीज समझ लीजिए, इसको आप जानते हैं परसेंट, ठीक है, प्रतिशत। प्रतिशत जब 00 आ जाएगा तो इसको कहा जाता है प्रति 1000। 000 आ जाएगा तो प्रति 10,000। इस कंसेप्ट को तो इस आधार पर मृत्यु दर, जन्म दर इत्यादि का, मातृत्व मृत्यु दर इत्यादि का आकलन किया जाता है। तो शिशु मृत्यु दर में जो है सर्वाधिक स्थिति जो आपका खराब है वह है मध्य प्रदेश का, 48 पर 1000 है। 1 वर्ष के अंदर बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और दमन और दीव जो है केंद्र शासित प्रदेश में है। अब पूरे भारत का भी यहाँ पर याद कर लीजिएगा। 1971 में 129 था और 2018 में 32 है। पूरे भारत का भी आपको याद कर लेना है। तो मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है? तो प्रति 1000 महिलाओं में कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है बच्चे को जन्म देते समय, ठीक है। तो भारत में यह रिकॉर्ड पहले बहुत खराब था, अब काफ़ी सुधार हुआ है। तो यहाँ सबसे खराब अभी जो है असम में है। अब बिहार झारखंड का जो है दूसरा पोजीशन है। जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है कि एवरेजली यहाँ के लोग कितने वर्ष तक जीते हैं, ठीक है। तो शुरू में बहुत खराब था, अंग्रेजी काल में तो 32 वर्ष तक था, लेकिन वर्तमान में जो 2013-17 के लिए भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के द्वारा जो जारी किया गया है उसके अनुसार भारत का जो है आपका 69 वर्ष है जीवन प्रत्याशा, जिसमें आपका पुरुषों का अगर देखते हैं तो 67.8 है और महिलाओं का 70.4 है। इतना आपको याद करना है। फिर जो याद करना है आपको कि सर्वोच्च स्थान पर कौन है ना, यानी कि सबसे अच्छा जीवन प्रत्याशा कहाँ है? केरल में, और सबसे खराब जो है उत्तर प्रदेश में है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों का देखा जाए तो सबसे बेहतर जो है जम्मू कश्मीर। आ जाइए NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसमें किन का नाम जो है शामिल होता है। हालांकि इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ विवाद है, उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। तो इसमें उन लोगों का नाम शामिल होता है जो देश के नागरिक हैं या नहीं, उससे मैटर नहीं है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में उन सभी लोगों का शामिल होता है जो पिछले 6 महीने से भारत में किसी न किसी उद्देश्य से वैध तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। ये 2010 में पहली बार तैयार किया गया था और इससे 2021 की जनगणना जब हो जाएगी या 22 में जब हो, ठीक है, तो उसके अनुसार जो है इसको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद कोरोना काल में सरकार के द्वारा जो भी किए गए प्रयास हैं उसके संदर्भ में हल्का फुल्का स्टडी कर लीजिएगा। बेहतर होगा लेटेस्ट स्टडी इसमें करना, क्योंकि बहुत सारे निर्णय शुरू में लिए गए, फटाफट उसमें काफ़ी कुछ चेंजिंग आया था, इसलिए रेगुलर स्टडी करना काफ़ी टफ है। फिर भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुआ था और कितना राशि जो है राहत पैकेज के रूप में दिया गया था, और इससे रिलेटेड कुछ 1-2 प्रावधान को आप देख सकते हैं। और दूसरा जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये कब शुरू हुआ था, ओके, और इसमें कितने लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराई गई, ये आपको कर लेना है। फिर सीधे जो आपको करना है आत्मनिर्भर भारत 3.0 में कितना पैकेज भारत के द्वारा
दिया गया है। और ये इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा जो है 12 नवंबर 2020 में की गई थी। यह पेज नंबर 183 में आपका है, उसको आप लोग करेंगे। और कृषि सेक्शन उसके बाद है। कृषि सेक्शन को करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कृषि पर पूरी तरह से अपडेटेड डाटा के साथ वीडियो डाल दिया है। उसका लिंक मैं कृषि का यहाँ पर दे दूंगा। यानी कि कृषि हुआ और उसके बाद आपका बजट हुआ और आर्थिक समीक्षा हुआ। आप चाहें तो वहाँ से हमारे पूर्व वीडियो से कर सकते हैं। इसमें पढ़ने का ज़रूरत अलग से नहीं है। अब आइए उद्योग जगत और कंपनी मामले, ये है पेज नंबर 194। ठीक है, तो यहाँ पर श्रम क्षेत्र के ऐतिहासिक सुधारों के लिए 3 श्रम संहिताएं संसद के द्वारा पारित की गई हैं। 1 और 3 कृषि कानून आपका आया था। ठीक है, ये आपका 3 श्रम संहिताएं हैं। अगर आपका LSW है बिहार या झारखंड CDPO में या BPSC में, तो निश्चित रूप से इसके अनुसार आपको अपडेट हो जाना है। और नहीं भी है तो GS के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। श्रम सुधार का जो 3 नया कानून है, तो इन 3 नए कानूनों में क्या क्या मुख्य चीज़ है उसको आपको जरूर यहाँ पर से अच्छी तरह से कर लेना है। उसका संक्षिप्त चर्चा मैं भी कर दे रहा हूँ। इन श्रम कानूनों में पहला जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, पहले जो आपने पढ़ा था LSW में, ठीक है, कि 100 से अगर कम कर्मचारी रहते हैं किसी भी व्यावसायिक या औद्योगिक उपक्रम में, तो उन्हें सरकार की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी। अगर जो स्वामी था, ऑनर था, वो कंपनी को बंद करना चाहता था, उपक्रम को बंद करना चाहता था या अपने कर्मचारियों की छटनी करना चाहता था। लेकिन जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड नया आया है, इसमें उसी सीमा को 100 से बढ़ा करके 300 कर दिया गया है कि 300 से कम वाले को न ही छटनी के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, न ही उपक्रमों को बंद करने की अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सके और छोटे छोटे उद्यम में भी विदेशी निवेश हो सके। दूसरा जो इसमें चेंज है, औद्योगिक संबंध का जो कोड है, कि पहले हड़ताल के लिए 2 सप्ताह और 6 सप्ताह 2 केसेस थे जिसके लिए पूर्व सूचना देनी पड़ती थी। 2 सप्ताह और 6 सप्ताह का अर्थ हुआ लगभग 14 दिन और 42 दिन, लेकिन इसी डेज को बढ़ा दिया गया है 60 डेज, यानी कि लगभग 2 महीना पूर्व सूचना देना होगा। यानी कि हड़ताल करना जो है अब आसान नहीं रह गया है। दूसरा जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड है। इसके अंतर्गत जो सुधार किए गए हैं कि महिलाओं को भी अब प्रत्येक तरह के कार्यों में नियुक्ति करने का अधिकार होगा, नियोजनकर्ताओं को, उपक्रमों को, लेकिन पर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षण और सुरक्षा के साथ, ताकि उन्हें किसी तरह का खतरा उत्पन्न न हो। और दूसरा, उन्हें रात में भी वर्क करने को दिया जा सकता है महिलाओं को। अब आइए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कोड जो है, इसमें यह बताया गया है अगर कोई पहले 5 वर्ष अगर कोई वर्क करता था तब भी उसको ग्रेचुइटी वगैरह का लाभ होता था, जो कि परमानेंट सरकारी सर्विसमैन को प्राप्त होता है। लेकिन अब 1 वर्ष कर दिया गया। 1 वर्ष भी अगर कोई अनुबंध पर भी कार्य करता है तो उससे सारी सुविधाएं देनी होगी। उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा कोष का भी निर्माण किया गया है असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ श्रमिकों के लिए। और साथ ही यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी कंपनी अपने CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके माध्यम से वो एक कंपनी जो है इंडस्ट्री आसपास के क्षेत्रों का विकास करते हैं, तो उसके लिए जो भी मनी रखा जाता है CSR के अंतर्गत, तो सामाजिक सुरक्षा कोष के निर्माण में उसके माध्यम से भी राशि प्राप्त कर सकते हैं, CSR वाली राशि। और एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, ताकि असंगठित क्षेत्र के जो भी श्रमिक हैं उनके लिए क्या बेहतर योजनाएं हों, इस संदर्भ में सरकार को सलाह देगा। तो ये सारा जो है आपका, एक तो हो गया इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, दूसरा हो गया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड और तीसरा हो गया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। क्लियर, इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद अगला नंबर आता है सार्वजनिक उपक्रमों के संदर्भ में 2018-19 का रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो आपको करना है कि रिपोर्ट जो है 31 मार्च 2019 को आया है। टोटल भारत में जो उपक्रमों की संख्या थी 348 थी। ओके, और जिसमें 249 जो सार्वजनिक उपक्रम का अर्थ होता है जो सरकार के अंडर में है, 249 कार्यशील थे, 86 जो है निर्माणाधीन थे और 13 उपक्रम जो है बंद हो गए थे या बंद होने के कगार पर थे। इतना ही आंकड़ा कर लीजिएगा। अब आइए पेज नंबर 195 पर। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पहला आता है MSME सेक्टर।
कि वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु एक समिति का गठन किया गया है। उसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं यूके सिन्हा। एमएसएमई का अर्थ क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम। ठीक है, इतना ही कर लेना है, उसमें और कुछ नहीं करना है। अध्यक्ष कौन है कर लीजिएगा। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं बॉक्स में, सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों की नई परिभाषाएं। इसमें क्या करना है आपको कि पुरानी परिभाषाएं तो करना ही है और साथ में नई भी कर लीजिएगा। दोनों में तुलना करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, पुरानी तो आपको याद होंगे ही, बस नया कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं सुधार है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो वस्तु क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है, दोनों का आपको अलग अलग करना है। जैसे सूक्ष्म का जो आपका परिभाषा था कि सामान्य इकाइयों के लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक के पूंजी निवेश है, तो उन्हें सूक्ष्म कहा जाता था। अब क्या किया गया है, जो वस्तु क्षेत्र आएंगे, विनिर्माण क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है, दोनों के लिए यहाँ पर सूक्ष्म उद्योग की परिभाषा सेम कर दी गई है। 1 करोड़ तक का अगर निवेश है उसमें तो सूक्ष्म उद्योग कहलाएंगे। और सालाना टर्नओवर 5 करोड़ है। टर्नओवर का क्या अर्थ होता है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जब आपका एक तो निवेश हुआ और दूसरा आप कितना क्रय विक्रय कर रहे हैं, मार्केट के साथ रिलेशंस को बताता है टर्नओवर। तो उसका टोटल योग जो होता है, कितना आप क्रय विक्रय किए पूरे साल भर में, वो टर्नओवर होता है। वो आपका लाभ नहीं होता है टर्नओवर। ओके, तो ये 5 करोड़ तक होना चाहिए। तो दोनों का सेम हो गया, ये तो हेडेक खत्म हो गया। चलिए, सूक्ष्म इकाइयों के बारे में जान लिया आपने। अब लघु इकाइयों के बारे में आते हैं। तो पहले जो था विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग अलग था। पहले विनिर्माण के लिए 5 करोड़ की सीमा थी और 2 करोड़ की सीमा जो थी सेवा क्षेत्र के लिए थी। लेकिन नई परिभाषा के अनुसार विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए समान परिभाषा कर दिया गया है। और यह 10 करोड़ और 50 करोड़, यानी कि 10 करोड़ जो है पूंजी निवेश और टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर जो है वह 50 करोड़, दोनों के लिए सेम हो गया। अब आइए मध्यम इकाइयों के लिए, मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, तो यहाँ पर जो था पहले 10 करोड़ और 5 करोड़, यानी कि 10 करोड़ विनिर्माण क्षेत्र के लिए था और 5 करोड़ सेवा क्षेत्र के लिए था। अब क्या किया गया था प्रारंभ में कि 20 करोड़ और 100 करोड़, यानी कि 20 करोड़ दोनों के लिए कर दिया, यानी कि कंबाइंड अब डेफिनेशन हो गया है तीनों लेवल पर। 20 करोड़ का जो पूंजी निवेश होना चाहिए और 100 करोड़ जो होना चाहिए टर्नओवर होना चाहिए। लेकिन इसको और विस्तारित किया गया कुछ दिनों के बाद 1 जून 2020 की बैठक में। तो फाइनल जो है आपका मीडियम सेक्टर के लिए वह 50 करोड़ तक का निवेश है और 250 करोड़ तक का टर्नओवर है। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे पूरी तरह से। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी 2020 में किया गया है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। ठीक है, जो भी पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। क्लियर, बस इतना ही उसमें याद करना है। अब आ जाइए सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों का क्या योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में। इनकी संख्या जो है 6.34 करोड़ है। जीडीपी में योगदान जो है इनका 30% है। और विनिर्माण मैन्युफैक्चर सेक्टर में इनका जो परसेंटेज है प्रोडक्शन में 45% है। निर्यात में 40% योगदान है। और रोजगार जो है 11 करोड़ से अधिक लोगों को प्रदान करता है। ठीक है, इतना आपको कर लेना है इसमें, इससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है। और 7वीं आर्थिक गणना कार्य का प्रारंभ कब हुआ, हालांकि कोरोना के कारण डिस्टर्ब हो चुका है, तो 29 जुलाई 2019 को हुआ। डेट को केवल याद रख लीजिएगा। मोतिहारी अम्ले खनिज तेल पाइपलाइन किन किन देशों के बीच है, बस इतना याद कर लीजिएगा, भारत नेपाल के बीच में है। अगला जो है फॉर्च्यून 500 कंपनियों में कितनी कंपनियों को 2020 में जो है आपका स्थान मिला है, तो टोटल 7 कंपनी हैं। अंडर 100 में मात्र 1 कंपनी को मिला है, वो है रिलायंस। 96 रैंकिंग इसको मिला है। ठीक है, दूसरी बार ये अंडर 100 में आने में कामयाब रहा है लंबे समय के बाद। तो इतना ही करना है, बाकी नाम याद करने का जरूरत नहीं है, केवल संख्या याद कर लीजिएगा कि 7 को मिला है। और याद कर लेना है कि भारत में जो टॉप है रिलायंस है, उसका रैंक क्या है और सर्वोच्च स्थान पर पूरे वर्ल्ड में कौन है। ऊपर देखिए वॉलमार्ट अमेरिका रिटेल सेक्टर का है। इतना कर लीजिएगा। चीनी प्रोडक्शन, ये ज्योग्राफी में भी काम देगा, इकोनॉमिक्स में भी काम देगा। इसके करेंट आंकड़ा को ध्यान रखिएगा।
तो 2021 में भारत में चीनी प्रोडक्शन में आपका 13% का जो है वृद्धि हुआ है, और 2021 में प्रोडक्शन कितना है तो 31 मिलियन टन है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 31 मिलियन टन, 31 मिलियन टन का क्या अर्थ होता है? 310 लाख टन। 10 लाख बराबर 1 टन होता है, ध्यान रखिएगा। दोनों में कुछ भी अगर आता है ऑप्शन, कुछ भी लाख टन के रूप में भी रह सकता है, मिलियन टन के रूप में भी रह सकता है। साथ ही नीचे जो डीप कलर में आप साइड में देख रहे हैं दाईं ओर, वहाँ पर विश्व में ब्राजील सबसे बड़ा चीनी का उत्पादन करता देश है। ठीक है, और दूसरा स्थान भारत का है, ये जरूर कर लीजिएगा। अगले पेज पर आइए, 198 नंबर पेज पर। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ आंकड़ा दिया गया है, इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए परीक्षाओं के लिए। विद्युत उत्पादन भारत में टोटल जो है 3.77 लाख मेगावाट से अधिक है। उसमें कौन कौन सा क्षेत्र का योगदान है उसको अलग अलग आपको याद रखना है, और उसके परसेंटेज को भी याद रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ सकता है। तापीय विद्युत का जो है योगदान 2,31,871 मेगावाट है, जो कि 61.5% है भारत के टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का। जल विद्युत जो डीप कलर में है, पहले उसको देख लीजिए। जल विद्युत का योगदान जो है लगभग 46,000 मेगावाट है, 12.2%। ओके, नाभिकीय विद्युत 6,780, 678 देखिए रेगुलर है, याद हो जाएगा, 1.8% नाभिकीय विद्युत का। और नवीकरणीय रिन्यूएबल जो आपका सेक्टर है वहाँ 91,154 है, तेजी से बढ़ रहा है, और परसेंटेज काफ़ी अच्छा खासा है, 24.5% है। अब कुल नीचे है 3,77,261। अब यहाँ पर आपको देखिए ऊपर तापीय विद्युत के भी बहुत सारे पार्ट हैं, उसको भी अलग अलग आपको कर लेना है। विशेष रूप से कोयला आधारित को तो पक्का याद कर लीजिएगा, गैस डीजल और लिग्नाइट आधारित अगर नहीं भी करते हैं तो चलेगा, लेकिन परसेंटेज सारा का कर लीजिएगा। ओके, कोयला आधारित का कंप्लीट कर लीजिएगा, 2,285 मेगावाट और 53.1%। लिग्नाइट का 1.7%, केवल परसेंट कर लीजिए। गैस डीजल 6.6 और 0.1%। ओके, इतना आप कर लीजिएगा। उसके अलावा नीचे कुछ आंकड़े ध्यान से देखिए। विद्युत मंत्रालय का जो आंकड़ा जारी हुआ है जनवरी 2021 के अंत का ये आंकड़ा है, तो कुल जो 3,77,261 मेगावाट है उसमें केंद्र का क्या हिस्सेदारी है, राज्यों का क्या है और निजी सेक्टर का क्या है, वो भी आपको कर लेना है। तो परसेंटेज भी करना है टोटल के साथ साथ, है ना। तो केंद्र का जो आपका हिस्सेदारी है 94,735 यानी कि 94,737 मेगावाट, और परसेंटेज है 25.1%। और राज्य का जो योगदान है 1,03,628 मेगावाट, 27.5%। और निजी क्षेत्र का जो है 1,78,895, 47.4%। तो अगर क्रोनोस से जाने को आता है कि सर्वाधिक से सबसे कम की ओर चलिए, तो निश्चित रूप से सबसे अधिक जो है विद्युत उत्पादन आपका होता है केंद्र निजी सेक्टर का, उसके बाद राज्य, फिर केंद्रीय। ये भी आ सकता है कि कोयला से कितना मेगावाट उत्पादन होता है, भारत में टोटल कितना रहा जनवरी 2021 के अंत में, केंद्र का क्या परसेंटेज है, राज्य का क्या परसेंटेज है, निजी सेक्टर का क्या परसेंटेज है, नाभिकीय द्वारा कितना होता है, पुनर्नवीकरण ऊर्जा के द्वारा कितना होता है, या जल विद्युत का प्रोडक्शन हमारे देश में कितना है, कोयला आधारित कितना है। तो बहुत सारे यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे अगर इसको आप लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए आगे पेज में, यहाँ पर भारत के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का दिया गया है। तो ये तो ऐसे साइंस टेक सेक्शन का है, वहाँ पर अगर आपने कर लिया है तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ करेंट अपडेटेड मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ऊपर आपका दिया है जो कार्यरत है ना, कार्यरत वालों का जो है आपको क्षमता भी याद कर लेना है, और जो निर्माणाधीन है क्षमता आप याद करें या ना करें, एक एवरेजली एक वाच कर लीजिएगा। जैसे कुंडन का 1000 गुना 2 है, यानी कि 2 इकाई है 1000 मेगावाट का, उसको आप कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा इकाई है। इसका 5वां और 6ठा नंबर की भी अनुमति दे दी गई है, अब रूस के सहयोग से यहाँ बन रहा है। और उसके बाद वाले का सिर्फ नाम याद कर लीजिएगा, जैसे चुटका जो है मध्य प्रदेश के मंडला जिला में है, कैगा कर्नाटक में है, माही में 2 ठो है, बांसवाड़ा राजस्थान में, माही नदी वहीं ना है, गोरखपुर हरियाणा, कुंडनकुलम तमिलनाडु 5-6, ठीक है, उसमें भी 1000 मेगावाट का है। उसके बाद जो प्रस्तावित है भीमपुर, जैतपुर, कोवाड़ा, छाया, मीठी वर्दी, हरिपुर, किस किस राज्य में है केवल कर लीजिएगा, क्या क्षमता है नहीं है उससे
मतलब नहीं है। महारत्न और नवरत्न कंपनियों में जो आपको करना है कि इनकी टोटल संख्या कितनी है और उसके शर्त क्या है। तो महारत्न कंपनियों को 5,000 करोड़ रुपए तक के निवेश के संदर्भ में फैसले लेने का अपना पूरा अधिकार होता है। उसके लिए सरकार के पूर्व अनुमति जरूरत नहीं होगी। और नवरत्न कंपनी में जो शामिल हो चुके हैं उन्हें 1,000 करोड़ रुपए के निवेश संबंधी प्रस्ताव पर खुद डिसीजन लेने का अधिकार होता है। और भी बहुत इसमें आपके शर्तें हैं, तो उससे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही कर लीजिए। टोटल संख्या को अगर देखा जाए तो नवरत्न कंपनियों की संख्या जो है 14 है, महारत्न की 10 है। याद है यहाँ क्या करना है, तो सारे महारत्न कंपनियां जो हैं आपको याद होना चाहिए, सेल गेल भेल वगैरह जो भी है, एनटीपीसी ओएनजीसी इजी है, सब नामी कंपनियां हैं, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। और 14 नवरत्न कंपनियां में ध्यान से स्टडी कर लीजिएगा कि इसमें क्या क्या है। रटने का तो जरूरत नहीं, लेकिन 2-3 है जिससे ध्यान रखिएगा कि वो नवरत्न हैं, महारत्न नहीं हैं। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को। ये 2-3 को इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये भी नामी कंपनियां हैं, लेकिन ये नवरत्न में हैं। ठीक है, ये तीनों को थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि ये नवरत्न में हैं। चलिए अगले पेज में आ जाइए, पेज नंबर 200। यहाँ पर इस्पात प्रोडक्शन के बारे में दिया गया है, इसको आपको एकदम अच्छी तरह से करना है। और ये आंकड़ा जो है 2020 वाले को करना है, 2019 करने की जरूरत नहीं है। भारत का चाहें तो सिर्फ कर सकते हैं। तो 20 में जो सर्वोच्च स्थान पर है चीन है, शायद बहुत ही आगे है। ठीक है, और यह 1,000 से भी अधिक मिलियन टन पर है। दूसरा स्थान पर अब आ गया है भारत, जापान तीसरा स्थान पर चला गया है। ओके, तो ये 2020 का था। लेकिन एक चीज़ याद कर लीजिएगा कि भारत में 2019 के अपेक्षा 2020 में भारी गिरावट आया है इस्पात प्रोडक्शन में, और यह गिरावट है 10.6% का। इतना कर लीजिएगा, काफ़ी होगा। मुद्रा और बैंकिंग सेक्टर में आ जाइए। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जो मौद्रिक दरें घोषित की गई हैं बैंक रिजर्व बैंक के द्वारा, वो कितनी कितनी हैं याद कर लीजिएगा। ये एक्यूरेट हैं, जो 22 मई 2020 के बाद का सिचुएशन है, अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इसको आप याद कर सकते हैं, मैंने चेक कर लिया है। तो पहला जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट अल्प अवधि के लिए ऋण लिया जाता है बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक से, तो उसको रेपो रेट कहते हैं। उस पर 4% लगता है। रिवर्स रेपो रेट, जब रिजर्व बैंक जो है बैंकों से, व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेता है तो रिवर्स यानी कि कुछ कम रेट पर उसे ब्याज प्रदान करता है। कुछ धन की आवश्यकता रिजर्व बैंक को हुई तो। बैंक दर, ये दीर्घकालीन अवधि का ऋण होता है जो बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक से लिया जाता है, और ये 4.25% होता है, तो इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है दीर्घकालीन अवधि वालों का। MSF दर, ठीक है, ये स्पेशली 2011-12 के वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था। 9 मई 2011 को पहली बार रिजर्व बैंक के द्वारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को जारी किया गया था। इसके माध्यम से बैंक आपातकालीन ऋण ले सकते हैं, बहुत ही ज़रूरत पड़ा तो रात भर के लिए सामान्य रूप से होता है। 8.25% इसका रेट होता है। रेपो रेट आप देख रहे हैं कि 4% है, लेकिन इसका 8.25% होता है। बहुत ही हाई रेट पर इस जो है यह ऋण बैंकों को रिजर्व बैंक से प्राप्त होता है। और ये ऋण कितने ले सकते हैं MSF के तहत, तो कुल जमा का 1% तक ऋण ले सकते हैं। अब नगद आरक्षण अनुपात जो है 3% अब कर दिया गया है। CRR कैश रिजर्व रेशियो, जितना भी बैंकों के पास जमा है उसका एक खास % जो है जमा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, ताकि अगर बैंक वगैरह डूबता है तो उससे प्रदान किया जाए ग्राहकों को। SLR संवैधानिक तरलता अनुपात जो है 18% है। इसके अंतर्गत जितनी भी राशि बैंकों की है तो उसका एक खास % SLR जैसे 18% है, 100 रुपया अगर राशि है तो 18% जो है यानी कि 18 रुपया बैंकों को सरकार के पास जमा करना पड़ता है। तो कैसे जमा करेंगे, तो जो सरकारी शेयर्स होते हैं जिसे प्रतिभूति सिक्योरिटीज कहा जाता है, उससे खरीद लेना पड़ता है बैंक को। तो पैसा चला गया सरकार के पास। ये भी ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ही व्यवस्था किया गया है। ठीक, पेज नंबर 201 में आइए, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसका संगठन को केवल पढ़ लेना है कि 3 सरकारी होते हैं और 3 गैर सरकारी होते हैं। इसके बाद आप लोगों को कर लेना है यहाँ पर 202 नंबर पेज में रिजर्व बैंक का 2019-20 का वार्षिक रिपोर्ट। उसमें से करना है पहला कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना आया 2019-20 में, तो यह है $74.4 अरब। ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ है आया, और भारत के द्वारा विदेशों में कितना किया गया 19-20 में ही, तो यह $43 अरब है। ये 2 चीज़ कर लीजिएगा।
उसके बाद कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली ऋण के संदर्भ में जो आंकड़ा है 2019-20 के लिए, तो 13,50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था केंद्र सरकार के बजट में। उसके बाद जो आपका कर लेना है कि बैंक में वर्ष 2019-20 में कितने घोटाले वगैरह हुए, तो 8,707 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 1,85,644 करोड़ रुपए घोटाले किए गए थे, जिसमें सर्वाधिक योगदान जो था, कहाँ पर सर्वाधिक घोटाला हुआ, यानी कि ऋण नहीं चुकाना, और भी बहुत सारे इसमें जोड़ सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वो 50% से अधिक था। दूसरा स्थान जो है निजी क्षेत्र का बैंक है, 35% से अधिक है। तीसरा स्थान विदेशी बैंक है जो 11.8% है। ठीक है, इसको आप केवल क्रम याद कर सकते हैं, परसेंट मत भी याद कीजिएगा, चलेगा। अगला ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये जो आपका CGC, इस एक्ट का निर्माण हुआ था 1961 में। ये बैंक के ग्राहकों की सुरक्षा हेतु एक एक्ट है, तो इसको याद कर लेना है। उसकी राशि जो पहले थी, अगर कोई बैंक डूबता है तो 1 लाख रुपया दिया जाता था, अब कितना दिया जाएगा, 5 लाख रुपया दिया जाएगा। अब अगला जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्तमान में चलित मुद्राएं और करेंसियां कौन कौन है, उसको देख लीजिएगा। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट जारी किए जाते हैं। सिक्का का जहाँ तक बात है, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपये के सिक्के आम प्रचलन में हैं। हालांकि 50 पैसा तो लगभग निकल ही चुका है, लेकिन सरकारी आंकड़ा में है। ठीक है, इसीलिए इसको रख लीजिएगा। करेंसी नोटों का भाग 99% है और कुल 21,10,000 करोड़ रुपए के करेंसी नोट मार्केट में हैं। इतना आप कर सकते हैं। और नीचे कुछ आंकड़े हैं, उसको देख लीजिए कि 500 के नोटों का 60.8% जो है मूल्य है और 2000 के नोट का 22.6% मूल्य है और सबसे कम 0.2, 2 और 5 के नोटों का है। एक सिंपल रीडिंग इसको कर लीजिएगा। सर्वाधिक जो है 500 रुपये का मूल्य है, मूल्य, ओके, संख्या नहीं। लेकिन संख्या की दृष्टि से 26.2% करेंसी नोट 10 रुपये के थे। तो हाईएस्ट को कर लीजिए यहाँ पर। मूल्य की दृष्टि से 500 के नोट सर्वाधिक हैं और संख्या की दृष्टि से 10 रुपये के नोट सर्वाधिक हैं। अब आइए सार्वजनिक बैंकों का विलय, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 बैंकों के आपसी विलय के बाद देश के सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 12 हो चुकी है। इसके तहत किन किन बैंकों का विलय किन किन बैंकों में हुआ है और कब हुआ है, इस सारे डेट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। जैसे 31 अगस्त 2019 को घोषणा हुई थी, प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 2020 से, जिसमें ओरिएंटल बैंक मिला था आपका, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक में मिला था, सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है आपका इंडियन बैंक में कर दिया गया। 2 अन्य बैंक, देना बैंक और विजया बैंक का 1 अप्रैल 2019 को ही विलय हो गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब भारतीय महिला बैंक और स्टेट बैंक की जो 5 छोटी छोटी इकाइयां थीं, उनका भी विलय स्टेट बैंक में ही 2017 में ही कर दिया गया था। तो स्थिति यह है कि 1 अप्रैल 2020 को कुल 12 बैंक हैं, ठीक है, और निजी क्षेत्र के 22 बैंक हैं और कुल 44 वाणिज्यिक बैंक हैं। ये सारी संख्याएं जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। अगले पेज में आप देखते हैं 204 में कि सार्वजनिक बैंक का क्या संख्या है, निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की क्या संख्या है और विदेशी बैंकों की भारत में क्या संख्या है। केवल संख्या को जरूर याद कर लीजिएगा। मुद्रा बैंक की शुरुआत छोटे छोटे उद्यमों को ऋण देने के लिए मार्च 2015 में की गई थी, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन आए हैं, इसके नाम बदल दिए गए हैं। मुद्रा सिडबी बैंक 8 अप्रैल 2015 को जो है सिडबी के अधीन इसे एक बैंक बना दिया गया, रहेगा सिडबी के अधीन। इसका नाम क्या परिवर्तित होकर के बना है और इसमें जो ऋण दिए जाते हैं लास्ट लाइन्स में देख लीजिएगा, शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण। शिशु ऋण जो है आपका 50-50 हज़ार का होता है, 50 हज़ार से 5 लाख किशोर ऋण होता है और 5 लाख से 10 लाख जो होता है तरुण ऋण होता है। तो ये जो आपका आंकड़ा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अब इडबी बैंक का 51% किस सार्वजनिक कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया है, तो LIC के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। इसी तरह नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक में अपनी हिस्सेदारी RBI ने किससे हस्तांतरित कर दी है, तो सरकार को हस्तांतरित कर दी है। ठीक है, इतना जो है आप शॉर्ट में इसको पढ़ते हुए निकल जाइएगा। उसी तरह हिस्सेदारी आधारित संरचना बैंक जो है उसकी कुल शुरुआती पूंजी कितनी थी और अलग अलग जो ब्रिक्स अलग अलग सदस्य देशों के योगदान कितने कितने थे वो कर लीजिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बीजिंग में, उतना आपको कर लेना है।
और ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी 100 अरब डॉलर था, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी 100 अरब डॉलर था। दोनों का 100 अरब डॉलर था। और इसके अध्यक्ष जो थे आपके शुरू में केवी कामत थे, लेकिन वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मार्कोस प्राडो ट्राइजियो, ये ब्राज़ील के हैं। इसको आपको कर लेना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कितने पूंजी हैं, कहाँ पर मुख्यालय है और सदस्य कौन कौन है, उनकी शेयरधारिता, विशेष रूप से भारत की शेयरधारिता उस बैंक में कितनी है, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। मुद्रास्फीति में आपको सिर्फ जनवरी 2021 के अंतिम आंकड़े को कर लेना है, और यह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित है 4.06%। इसके सूचकांक को याद करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से थोक मूल्य सूचकांक का भी आप जनवरी 2021 के लिए अंतिम आंकड़े को कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज कर लीजिएगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए होता है, उसका आधार वर्ष पहले 2001 था। ठीक है, 2001 के आधार पर वो आकलित होते थे औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, लेकिन वर्ष 2020 में अक्टूबर में यह 2016 कर दिया गया। तो वर्तमान में आधार वर्ष कितना है? 2016। आधार वर्ष क्या है क्या नहीं है, इसके लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। अर्थशास्त्र के क्लासेस मैंने मुद्रास्फीति जेपीएससी मेंस के लिए मैंने ले लिया है। ठीक है, जो 2-3 क्लास हुए थे अर्थशास्त्र का, उसमें है। अब आइए टेली डेंसिटी। तो टेली डेंसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बिहार और झारखंड का जो है सबसे लो ग्रेड में है। जो बिहार आप देख रहे हैं सबसे ऊपर पेज नंबर 209 में, तो उसके साथ ही झारखंड भी इंक्लूड होगा, यानी कि 52.80 बिहार झारखंड सर्कल में है। और सेवा प्रदाताओं में अगर बात किया जाए तो निश्चित रूप से इसको याद कर लीजिएगा। टॉप 2 कौन है? तो पहला जो है रिलायंस जियो है 35.5%, और भारतीय एयरटेल जो है लगभग 30%। अब आइए भारतीय रेलवे का मुख्यालय इंपॉर्टेंट है। इससे तो ज्योग्राफी ट्रांसपोर्टेशन का सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर करेंट डाटा मिल जाएंगे, इसलिए ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान जो देने का आपका है कि अपना झारखंड वाले सेक्शन जो 8वां नंबर में है, दक्षिण पूर्व रेलवे, उसका मुख्यालय है कोलकाता, और रूट इसका जो है 2631 किलोमीटर। आद्रा, चक्रधरपुर, खड़गपुर और रांची, इसके 4 रेल मंडल हैं। इसका कंप्लीट आपको याद करना है। बाकी का याद करने का जहाँ तक आपका बात है कि कौन कौन से मुख्यालय जो हैं, 17 क्षेत्रीय रेलवे जोन हैं, उस सारे 17 का नाम और उसका मुख्यालय आपको कर लेना है। रूट, किलोमीटर या मंडल के नाम आपको यहाँ पर याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रस्तावित 18वां जोन है, उसका डिटेल कर लीजिएगा। दक्षिण तटीय रेलवे, इसका मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम बनेगा। इसमें कौन मंडल आएगा उसको याद नहीं करना है। अगला ये रेलवे से संबंधित, तो दिल्ली मेट्रो के तहत चालक रहित मेट्रो का पहली बार देश में संचालन हुआ है। तो मेजेंटा लाइन पर हुआ है। ये कहाँ से कहाँ तक हुआ है वो भी याद करना है। जनिकपुर पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन नोएडा के बीच 37 किलोमीटर की रूट पर 28 दिसंबर 2020 को। क्लियर। उसके बाद आइए देश के प्रमुख हवाई अड्डों के नाम। तो यहाँ पर हवाई अड्डों के नाम में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उसमें जो आपको नहीं करना है उसको देख लीजिए। जो शहर का नाम पर है वो सब मत कीजिएगा, बाकी आपको करना होगा। जैसे मंगलोर, कोचीन, कालीकट, त्रिवेंद्रम, इस सब को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी को करना होगा कि सरदार वल्लभ भाई कहाँ है, इंदिरा गांधी कहाँ है। अधिकांश आपको याद ही होगा। गुरु रामदास जी कहाँ है? तो गुरु रामदास से आपका नाम ही कल ही सिख गुरु मैंने पढ़ाया है, तो निश्चित रूप से पंजाब में कहीं होगा। वहाँ का बड़ा शहर आपका अमृतसर ही है। लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। कोयम्बटूर भी आप नहीं कर सकते हैं, तिरुचिरापल्ली भी नहीं कर सकते हैं, जयपुर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर कहाँ है? तो नागपुर से उनका गहरा संबंध था, तो नागपुर में है। तो इस ढंग से आप कर सकते हैं। सीधे आइए पेज नंबर 214 पर, भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़े। ठीक है। यहाँ पर वर्ष 2019-20 का आपको करना है। ये अंतिम आंकड़े हैं, अरब डॉलर में हैं। तो निर्यात जो है 314 अरब डॉलर का हुआ है, आयात जो है 467 अरब डॉलर रहा 2019-20 में भारत का। और इसको जो है रुपया में भी कर लीजिएगा। रुपया में निर्यात 22,26,567 करोड़ रुपया, और आयात जो है 33,07,977 करोड़ रुपया। व्यापार शेष जो रहा है अरब डॉलर में 152 अरब डॉलर। अब व्यापार शेष रहा है करोड़ रुपया में 10,81,410 करोड़ रुपया, यानी कि
भारत को ये भुगतान संतुलन भारत के विपरीत है, नुकसान हुआ है इतना, क्योंकि आयात जो है ज़्यादा हुआ है। नीचे वाला को करने का जरूरत नहीं है, न ही इधर वस्तुगत आंकड़े सेवाओं का व्यापार जो पेज नंबर 215 में दिया है इसको करने का जरूरत भी नहीं है। उसके बाद आइए आरसेप समझौता 2020, चूँकि इसमें भारत शामिल नहीं है, लेकिन चूँकि दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध रखता है, इसलिए कौन कौन, आसियान तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर आसियान के 10 मेंबर्स का स्थापना हुआ था, सारा हो जाएगा, मुख्यालय कहाँ है। लेकिन उसके साथ जो 5 कंट्रीज आरसेप में कौन कौन हैं, ठीक है, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता में, उन 5 कंट्रीज के नाम को जरूर कर लीजिएगा। और कुछ इसमें क्या प्रावधान था नहीं था वो सब नहीं करने का जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया, ठीक है। आगे जो आपको करना है 216 पेज नंबर, यहाँ भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता हुआ है। ये कब हुआ है? फरवरी 2021 में, क्लियर। और इसका विशेष 22 फरवरी 2021 को, इसका विशेष और कुछ मत कीजिएगा, डेट कर लीजिएगा, हल्का फुल्का रीडिंग नीचे मार लीजिएगा, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चूँकि छोटा सा देश है, लेकिन भारत के साथ हुआ है तो कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। अब विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्तियों के मामले में अप्रैल 2020 में जो विश्व बैंक का रिपोर्ट आया है उसके अनुसार भारत का कौन सा रैंक है और कितना भेजा गया उसको कर लेना है इस रेमिटेंस का। तो भारत प्रथम रैंक पर है, चीन जो है दूसरा रैंक पर है। अब भारत के प्रवासियों के द्वारा 83.1 अरब डॉलर भेजा गया है। आ जाइए पेज नंबर 218, यहाँ पर रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के जरिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। इतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ऑटोमेटिक रूट माने सरकार की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, एक समान प्रावधान के तहत फटाफट निवेश हो जाता है। अब तो लॉन्चिंग के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्रों को आमंत्रित सरकार करने वाली है। स्पेस क्षेत्र में, रक्षा के बाद स्पेस, इससे प्रतिबंधित क्षेत्र था एफडीआई के लिए। अब तो यह वर्ष 2019 का आंकड़ा है जिसमें सर्वाधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने में सक्षम रहा है अमेरिका, 246 अरब डॉलर। 2018 वाला नहीं करना है, 2019 वाला करना है। भारत का रैंक इसमें कर लीजिएगा 12, ये 51 अरब डॉलर आपका आकर्षित करने में सक्षम रहा है। बाह्य प्रभाव, आउटफ्लो, ओके, आउटफ्लो में टॉप जो रहा है, सबसे ज़्यादा अन्य देशों में किसने निवेश किया तो वह रहा है जापान। इसमें भारत के पहले 15 देशों में कोई स्थान नहीं, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं। अब आइए भारत में जो हुए हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उससे संबंधित कुछ आंकड़ा है कि भारत में सर्वाधिक विदेशी निवेश किसके द्वारा किया गया, ओके, तो ये सिंगापुर के द्वारा किया गया है। अमेरिका का दूसरा स्थान है, ठीक है। मॉरिशस जो टॉप में रहता था उसका चौथा स्थान है, उसका स्थान को आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, विदेशी व्यापार नीति में कितने वर्ष की वृद्धि की गई है, जो कि 2015 से 20 तक लागू था, 31 मार्च 20 तक, उसमें 1 साल की वृद्धि कोरोना के कारण कर दी गई है और 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा, ओके। तो ये भी आपका आ सकता है कि कितना वर्ष का वृद्धि विदेशी व्यापार नीति में भारत सरकार के द्वारा किया गया है। अब भारत का विदेशी मुद्रा कोष जो है कर लीजिएगा कि कितना रहा है, तो ये तो दिया है आपका 584 अरब डॉलर करीब करीब। लेकिन वर्तमान में अगर आप लेटेस्ट आंकड़ा को देखिए तो 4 जून 2021 को 605 अरब डॉलर हो चुका है। इसमें सर्वाधिक किसका रहता है तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का रहता है, दूसरा स्थान स्वर्ण का रहता है और तीसरा स्थान जो रहता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित राशि का और चौथा स्थान विशेष आहरण अधिकार का, ठीक है। तो एक क्रम को आप याद कर सकते हैं, कितना कितना रहता है जरूरी नहीं है। टोटल जो आपको याद करना है 4 जून को 605 अरब डॉलर। पेज नंबर 231 आइए, बजट आर्थिक समीक्षा का मैंने बता ही दिया है कहाँ से करना है, उसका लिंक दे दिया जाएगा आपको। तो पेज नंबर जो 231 में नीति आयोग का पुनर्गठन से संबंधित है, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं देख लीजिएगा। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और पूर्णकालिक सदस्य 3 होते हैं। बाकी सिंपली रीडिंग कर लीजिएगा, याद करने का नहीं जरूरत है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन, तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए हैं उसको थोड़ा सा वाच कर लीजिएगा, डॉक्टर विवेक देबरॉय को बनाया गया है। अब आइए नवाचार सूचकांक जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, उसमें टॉप कौन रहा है, कर्नाटक रहा है और झारखंड का स्थान जो रहा है 15वां रहा है और उसका स्कोर जो है 17.12 है, 12 है, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हैं। इसके बाद 5 सितंबर 2020 को जो जारी हुआ वर्ष 2019 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, उसमें पहला और दूसरा स्थान कौन रहा है कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 5वां स्थान जो रहा है आपका झारखंड
रहा है। जैसा कि आपको पता है 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो 2030 तक प्राप्त करना था। तो भारत में भी इसी के आधार पर राज्यों के बीच रैंकिंग जारी कर दिए जा रहे हैं आजकल, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें टॉप स्थान पर कौन रहा है उसको कर लेना है केरल, और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, ठीक है। स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि झारखंड का कौन सा स्थान रहा है, उसका रैंकिंग मिलेगा तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा। अब स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में केरल सर्वोच्च स्थान पर रहा है, छोटे राज्य का नहीं करना है। केंद्र शासित प्रदेश का जो है चंडीगढ़ सर्वोच्च स्थान पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्य जो 25 सितंबर 2015 को स्वीकृत हुआ, डेट को याद कर लीजिएगा, 17वां सत्र था, उससे भी याद कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या है सारे को अगर आप एक सिंपल रीडिंग जरूर कर लीजिएगा ताकि इससे प्रश्न कुछ भी आता है तो कम से कम उस पर सोच सकें। अगर याद नहीं कर पाते हैं तो रीडिंग जरूर अच्छी तरह से कर लीजिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ जो 2019 में बना था, 1986 को प्रतिस्थापित करके। इस संदर्भ में मैं क्लास ले चुका हूँ, वहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ से जो आपको पढ़ना है कि एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा जो सारे शिकायतों पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है शिकायतों पर उस पर दृष्टि रखेगा। और उपभोक्ता उससे माना गया है जो कोई भी वस्तु या सेवा अपने या अपने परिवार के यूज के लिए मूल्य देकर के उसे खरीदा गया है, क्रय किया गया है। ई कॉमर्स को भी इस बार उपभोक्ता संरक्षण कानून में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो जिला स्तर पर थे और राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर उपभोक्ता फोरम थे, ठीक है, उसके अधिकारों में वृद्धि की गई है, नाम में परिवर्तन किया गया है, ध्यान रखिएगा। पहले जो जिला स्तरीय में 20 लाख था वो अब 1 करोड़ तक कर दिया गया है, और राज्यों में राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तक था उसे अब 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कर दिया गया है। 1 करोड़ से अधिक मामले जो हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में देखे जाते थे, तो अब उसे क्या किया गया है 10 करोड़ से अधिक पर कर दिया गया है। प्रोडक्ट लाइबिलिटीज, अगर प्रोडक्ट के इस्तेमाल से कोई भी क्षति होती है तो उस संदर्भ में भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान इसमें किया गया है। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज गलत प्रचार करते हैं तो उस पर भी मुकदमा चल सकता है, और जुर्माना जो है 10 लाख से 50 लाख तक हुआ जा सकता है, ठीक है। यानी कि पहला बार में 10 लाख, फिर से गलती करते हैं तो 50 लाख भी हो सकता है। अब सीधे आ जाइए पेज नंबर 242 पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जेपीएससी के लिए। एंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190th सदस्य बना है, ओके। तो इतना ही याद कीजिएगा, 190 सदस्य अब हो गए हैं आईएमएफ में, उसको भी अपडेट थोड़ा सा कर लीजिएगा। पेज नंबर 243 में आ जाइए। ईरान की नई मुद्रा जो होगी तोमान होगी। पहले आप जानते थे ईरान की नई मुद्रा रियाल था, लेकिन रियाल का मुद्रास्फीति के कारण वैल्यू गिरता जा रहा था, इसलिए अब तोमान लाया गया है, और इसका जो 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान होगा, जिससे जो बहुत सारे जीरो लगाने पड़ते थे करेंसी नोट्स पर, उसको लगाने से जो है ईरान बच सकता है। इसके बाद देखिए जो पेज नंबर 243 और 245 में दिया है, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में दिया है। तो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो मैंने क्लास लिए हैं वहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं, कुछ अद्यतन रिपोर्ट मिल जाएगा। यूरोजोन में जो नया देश शामिल हुआ है 1 जनवरी 2015 को, लिथुआनिया, उसको कर लीजिएगा। और विश्व व्यापार संगठन का जो 12वां बैठक कहाँ प्रस्तावित है जो नहीं हो पाया है, कजाकिस्तान का अस्ताना में, वो कर लीजिएगा। उससे जस्ट पहले 11वां बैठक 2017 में हुआ था, वो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ था, उससे आप कर लीजिएगा। अंकटाड सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है, ब्रिज टाउन बारबाडोस में, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अगर आपका कंप्लीट है, हमारे वीडियो को देख चुके हैं या खुद कहीं से कर चुके हैं, तो पेज नंबर 245 में विशेष कुछ आपके लिए नहीं है। हाँ, सदस्यों की संख्या में कुछ परिवर्तन हुई है तो उसे वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद आइए भारत की अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में। तो यहाँ शुरू में तो आपका जनसंख्या से रिलेटेड जो आपका डाटाज दिए गए हैं तो आपका अगर कंप्लीट है तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पेज नंबर 247 आइए, तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, ओके, इसको जरूर कर लीजिएगा। उद्योग क्षेत्र में खनन, उत्खनन, विनिर्माण, अक्सर खनन और विनिर्माण आ जाएगा कि किस क्षेत्र में शामिल है इकोनॉमिक दृष्टि से।
तो कृषि क्षेत्र में नहीं कीजिएगा, वो इंडस्ट्री क्षेत्र में ही जाता है, इसलिए इसको आपको याद कर लेना है। व्यापार, होटल, रियल एस्टेट, सार्वजनिक प्रशासन, तो किस क्षेत्र में शामिल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उतना तक ही आपको रहना है। उसके बाद आर्थिक संकेतक को एक रीडिंग जरूर अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। नवरत्न, ये शॉर्ट में आपका सारा चीज़ दिया है, नवरत्न, महारत्न, एमएसएमई का जीडीपी में योगदान, एक आपका समझ लीजिए कि एक परिशिष्ट के रूप में दे दिया गया है शॉर्ट में। उत्पादन के बारे में नीचे दे दिया गया है, खाद्यान्न के उत्पादन के बारे में, तो इसको आप एक रीडिंग कर सकते हैं। और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में दिया गया है, तो इसको पूरी तरह से आप रीडिंग कर लीजिएगा। परिवहन सेक्टर का देखिए लास्ट में दिया गया है, रेलवे मार्ग, विद्युतीकृत कितना मार्ग है, तो यहाँ से आप अपने काम के चीज़ को रीडिंग कर लीजिएगा। इस शॉर्ट में बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर दिया गया है। योजनाओं में मैंने दे ही दिया है सारी योजनाएं, उसको आप कर सकते हैं, तो यहाँ का हेडेक से आप बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी सिलेक्टेड कीजिएगा और कुछ सिलेक्टेड का ही आपको डेट्स करना है। और केंद्रीय बजट 2020-21 में कौन कौन सी योजनाएं शुरू हुई थी उसको कर लेना है। और कोविड-19 महामारी के दौरान जो जो योजनाएं शुरू हुई थी उसके प्रावधानों को कर लेना है। कुछ योजनाओं के डेट्स भी आप जरूर कर लेंगे जो काफ़ी चर्चित योजनाएं रही हैं, ठीक है। और केंद्रीय बजट 21-22 में क्या क्या घोषणा हुआ था उसको तो जरूर कर लीजिएगा। और उसके बाद विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। विदेशी मुद्रा कोष से संबंधित है। विदेशी ऋण 556.2 अरब डॉलर है, क्लियर, कुल ऋण सितंबर 2020 में। करेंट आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत बढ़ ही गया होगा, घटेगा नहीं, 560-70 के आसपास होगा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का है, तो इसमें कौन सा क्षेत्र है ये सब मैंने दे दिया है पूरी तरह से अलग अलग वीडियोज में। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि कितना आपका प्रवाह हुआ। पुराने वाले को नहीं करने का जरूरत है, लेटेस्ट 19-20 जो अंतिम आंकड़ा मिल चुका है, जैसे 21-22 अप्रैल सितंबर तक का है तो करके फायदा नहीं है। सर्वाधिक एफडीआई अंतर प्रवाह वाले क्षेत्र, तो इसमें सेवा सेक्टर है, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर है। सर्वाधिक एफडीआई हिस्सेदारी किसकी है का सारा पहले आ ही चुका है, इसलिए विवेक के आधार पर कौन सा करना है, पुराने आंकड़ों को करने से बचना है, ओके। उसके बाद लास्ट में आता है आपका पेज नंबर 254 में शब्द संक्षेप। यहाँ जो जो करना है उसे मैं बता देता हूँ, उसका फुल फॉर्म केवल कर लीजिएगा, डिटेल तो जानते ही आप लोग होंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं उसको विशेष रूप से यहाँ से नहीं करना है। आशा, अमृत, AIB, ठीक है, BEE, भीम, उसके बाद ब्रेग्जिट, CAA, फिर सेपेक, CCPA, CEPA, कोबरा, फिर आपको दीपम कर लीजिएगा, डपिट भी कर लीजिएगा, DPIIT, DICGC अभी मैंने बताया 5 लाख कर दिया गया है, इसका फुल फॉर्म जरूर कर लीजिएगा। DBT को कर लीजिएगा, उसके बाद सीधे इपिक को कर लीजिएगा, EPIC, उसके बाद फिफा को कर लेना है, गगन को कर लेना है, हृदय को कर लेना है, IGMDP को कर लेना है, उसके बाद सीधे IRNSS को कर लेना है, इरेडा को कर लेना है, जय को कर लेना है, जनुरम को भी कर सकते हैं। जनुरम ऐसे योजना खत्म हो चुका है तो ज़रूरत नहीं है। मॉम को कर लीजिएगा, नापा, NRC। उसके बाद नोटा को कर लीजिएगा, नोटा का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। NDB को कर लीजिएगा, OROP को कर लीजिएगा, और पूरा का फुल फॉर्म कर लेना है आपको। उसके बाद क्वाड का फुल फॉर्म कर लीजिएगा, RTGS, नेफ्ट और रेरा का कर लेना है, RCEP का कर लेना है, और उसके बाद सिमरन का कर लीजिएगा, संपदा का कर लीजिएगा, तापी का कर लीजिएगा, TAPI, उदय, उजाला, उड़ान, UIDAI का कर लेना है। इसके अलावा VVPAT को कर लेना है, जिसके माध्यम से आपको एक पर्ची मिल सकता है। जस्ट आप वोट देते हैं तो कि आपने जिस उम्मीदवार को दिया है उसी को पढ़ा या नहीं, तो इस सब का फुल फॉर्म कर लीजिएगा। तो ये था आपका अर्थव्यवस्था का पर विस्तृत चर्चा। निश्चित रूप से इसके अनुसार आप कीजिए तो अर्थव्यवस्था में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। हालांकि अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक को आपको हमेशा स्टडी करना चाहिए जब तक कि आप तैयारी में हैं, जब तक सर्विस नहीं मिल जाता है, क्योंकि वो हर साल अपडेटेड आता है। लेकिन फिलहाल के लिए काफ़ी है, इसमें हर कुछ आज प्रत्येक पक्ष को कवर किया गया है। मैंने बजट, आर्थिक समीक्षा, कृषि सेक्शन, योजनाएं जो सेक्शन के थे वो लगभग मैंने दे दिया है। तो उन सारे का लिंक जो है आपको आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अनुसार तैयारी कीजिए। जिन्होंने भी पुस्तक अभी तक नहीं ली है तो
वे पुस्तकों को ले लें और अपनी तैयारी को अंतिम रूप प्रदान करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।